वंदे मातरम बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 अध्याय 7 पौधे और जंतुओं का संरक्षण विज्ञान को पढ़ेंगे। हमने देखा था कि कक्षा 7 में बूझो और पहेली में प्रोफेसर अहमद और टीपू के साथ वन भ्रमण किया था और वो अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि इनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व यानी वृहद निकोबार जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र और बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में वो गए हुए थे और कुछ लोगों ने सुना था। तो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों और जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है बच्चों? तो इसी के बारे में हम इसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कि वनोन्मूलन और उसके कारण, यानी वनों का उन्मूलन करना और उसके लिए क्या वजह है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं और ये मानव जाति के अस्तित्व और भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है और हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों की समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। यानी मेरे प्यारे बच्चों, वनोन्मूलन का अर्थ होता है कि जो वन हैं उनको काट कर उनकी जगह पे दूसरी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे घर बनाना है ना, खेती करना, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों और कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए इस तरह की चीज़ों का उपयोग करना। तो दावानल और भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। यानी दावानल मतलब होती जंगलों में आग लगना, भीषण सूखा पड़ने पर वन के पेड़ पौधे सूख जाते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 7.1 में क्या करना है कि आपको अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों को लिखना है और इनमें से प्राकृतिक और मानव निर्मित को वर्गीकरण करना है। ठीक है, अब वनोन्मूलन के परिणाम क्या हो सकते हैं बच्चों? तो वनोन्मूलन के परिणाम है कि पहेली और एवं बूझों ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया है। जो पहेली है उन्हें याद है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। तो मतलब अगर वनों की कटाई होगी तो उससे हमारा जो धरती पर टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ेगा, नहीं गर्मी बढ़ेगी, प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेगा और प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जाएगा। भौम जल का स्तर भी निम्नीकरण हो जाएगा। भौम जल नीचे के ज़मीन के अंदर को जो जल है वो बहुत घट जाएंगे। इन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने बताया था कि यदि वृक्षों का इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा और भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। यानी अगर हमारे ज़मीन को हम ऐसे ही काटते जाएंगे तो वर्षा भी कम होगी और ज़मीन भी कम उर्वरक होगी, यानी ज़मीन की उपजाऊपन नष्ट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं जो हो सकती है, जैसे बाढ़ और सूखा आएगा। ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं और इनकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बच्चों याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है कि नहीं, आप जानते हैं। और कम वृक्षों का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में कमी आना है और इस वजह से जो हमारा वायुमंडल है इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय किरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि का परिणाम यह है कि विश्व उष्णायन होगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग, यानी विश्व में गर्मी की मात्रा बढ़ेगी। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, वर्षा की दर में कमी आएगी और जिसके कारण सूखा पड़ेगा।
मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण है वनोन्मूलन। किसी क्षेत्र में की मृदा के भौतिक गुणों का वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव इसी से पड़ता है। आपने कक्षा 7 में सीखा था कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। यानी जो वृक्ष होते हैं इनसे हमारी भूमि का जो कटाव है वो रुकता है। मिट्टी की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। तो इससे क्या होता है कि ह्यूमस वाले में कमी आती है और इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होता चला जाता है। तो इससे होता है कि जो ज़मीन है वो मरुस्थली बन जाती है और धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसी को मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रावण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो मृदा के अन्य, ठीक है, तो अब देखेंगे कि इन वनों में हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए और वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें उन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देखिए। क्रियाकलाप 7.2 बच्चों करना है कि वनोन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है। कैसे होता है, इन कारणों की एक सूची बनाना है। तो वनोन्मूलन से मैं थोड़ा सा हेल्प दे देता हूँ आपको कि इससे क्या होता है कि जो जंगल में रहने वाले प्राणी हैं उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिल पाता, तो वो इधर उधर भागते हैं और अन्य लोग उनका शिकार करते हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट है अपना कि वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। तो देखा है कि वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली बूझो और चिंतित हो गई। जो पहेली है और बूझो बहुत अधिक चिंता में आ गए। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि वन्य और वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। मतलब उन्होंने देखा कि अरे बाप रे, ऐसे कैसे कंडीशन आ रही है। तो प्रोफेसर जी के पास जाते हैं और उससे तो प्रोफेसर अहमद ने पहेली और बूझो और तथा उनके सहपाठियों को, ठीक है, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। मैंने कहा कि चलो हम ऐसे क्षेत्र में चलते हैं जहाँ पर जैवमंडल संरक्षण है। इसके लिए उन्होंने पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित संरक्षित क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे और जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखला और निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया और उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। तो मतलब प्रोफेसर ने बूझो और पहेली के साथ मिलकर जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए और वहाँ के जो कर्मचारी थे उससे उन्होंने मार्गदर्शन लेने का अनुरोध किया। अब जैवमंडल पृथ्वी का मतलब जैवमंडल क्या है ना, तो पृथ्वी का वो भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं और जो जीवन यापन के योग्य है उसे हम जैवमंडल कहते हैं बच्चों। और जैव विविधता का मतलब क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनेक जीवों की प्रजातियां जो अलग अलग प्रकार की हैं और उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण के साथ उनका जो संबंध है, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। समझ में आया? चलिए, माधव जी ने अब बच्चे वहाँ पर पहुँच गए तो माधव जी ने बच्चों को बताया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयास और समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियाँ भी वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। उन्होंने बच्चों को बताया कि हम लोग जो प्रयास करते हैं साथ में सरकार भी प्रयास करती है और इनकी जंतुओं की और वनों की सुरक्षा के लिए काम करती है। सरकार क्या करती है कि इनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम बनाती है, विधियाँ और नीतियाँ तैयार करती है। और वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र है। मतलब सरकार क्या बनाए, नियम कानून ऐसा। और इसके अंतर्गत सरकार ने वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र को बनाया है। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। आप देखते हैं कि वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई,
शिकार, खाल करने हेतु बहुत सारे लोग शिकार यानी पोचिंग करते हैं। इन क्षेत्रों में निषेध है, मतलब ये जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस पर रोक है। वन्य जीव अभयारण्य वो क्षेत्र होता है बच्चों जो जंतु और उनके आवास की किसी भी प्रकार के विक्षोभ से संरक्षित रहते हैं, मतलब वहाँ पर उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, वो निर्भय होकर वहाँ पर घूमते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पर वो स्वतंत्र निर्बोध होकर आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। फिर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, ये क्या है? तो वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उसके क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता। तो जैवमंडल आरक्षण बच्चों, प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ बच्चों ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया और माधव जी ने उन्हें समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव की विभिन्न प्रजातियाँ, इसे हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता, वहाँ की संस्कृति को बनाए रखने में बहुत अधिक महत्व देता है। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं बच्चों। जैसा कि आप देखेंगे कि पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है और बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर सारणी देखेंगे कि संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र, तो संरक्षित क्षेत्र जैसे मेरे ज़िले में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में, तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्र अगर हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है। फिर आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं कि पंचमढ़ी अभयारण्य, पिपरिया, पनारपानी, पंचमढ़ी, नीमगंज, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभयारण्य, चूर्णा संरक्षित क्षेत्र। ये पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र का नक्शा है बच्चों। ठीक है। अब क्रियाकलाप 7 देखेंगे। तो क्रियाकलाप 7 जब देखते हैं तो आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाना है। इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता विक्षोभ को उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए और इन्हें आप कैसे रोक सकते हैं, अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए। इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट भी अपनी कॉपी में बनाइए। अब अपना टॉपिक है कि 7.5 पेड़ पौधे और जीव जंतु। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन, टीक जिसे कहते हैं कि वृक्ष और वन्य प्राणियों को देखकर खुश हुए। अभी चित्र देख रहे हैं यहाँ पे, ये वहाँ के जंगली कुत्ता है ए में, बी में चीतल है, चीता, फिर सी भेड़िया, डी तेंदुआ और ई फर्न और जामुन का पेड़ है। ठीक है। तो पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा, उसे पकड़ने का प्रयास किया। वो उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका, बेटा नहीं, ऐसा नहीं करते। उसने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं और हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने भी बताया कि जंतु और पौधे एक क्षेत्र में विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात और जीव जंतु को प्राणी जात कहते हैं। मतलब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि वनस्पति जात किसे कहते हैं और प्राणी जात किसे कहते हैं। अभी आप यहाँ देखेंगे कि साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन ये वनस्पति पौधे हैं। चिंकारा, नील गाय, बार्गी, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जात हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बना कि भाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणियों के नाम लिखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के वनस्पति जात के नाम लिखिए, तो यहाँ पर आपका हो जाता है। क्रियाकलाप 7.5 अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी जात की पहचान करके एक सूची बनाना है आपको। ठीक है।
तो अगला अपना टॉपिक है 7.6 विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। ठीक है, बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए, मतलब अब घने जंगल में बच्चे प्रवेश कर गए हैं। बच्चे एक विशाल काय गिलहरी को देखकर अचंभित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी गिलहरी है। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे उसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं। ये यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। पौधे और जंतुओं की वो स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं या कुछ ऐसे स्पीसीज जातियाँ होती हैं जो किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं। तो ऐसे स्थान पर पाए जाने वाले को विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप इस गिलहरी को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये किसी विशेष प्रकार का पौधा हो सकता है या जंतु भी हो सकता है, और ये किसी क्षेत्र में भी हो सकता है, किसी राज्य में भी हो सकता है, अथवा देश की विशेष क्षेत्र में भी हो सकता है। तो माधव जी ने पंचमढ़ी जैवराशि क्षेत्र में स्थित 7 साल और जंगली आम के पेड़ पौधों को, देखिए ये जंगली आम, ठीक है, दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि देखो ये जंगली आम, ये जो है हमारा विशेष वहाँ का है। और उसके बाद उन्होंने भारत की विशाल गिलहरी, ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये विशेष गिलहरी और ये जंगली आम। ठीक है, तो आप देख लिया गिलहरी को। नई स्पीसीज, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या और नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है और इनके अस्तित्व को खतरा भी हो सकता है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी, नए प्रकार के स्पीसीज आएंगे और इनकी जो आवास है उसमें कमी होगी, तो इन पर इनका जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वो समूह होता है जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं। बच्चों, इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं और एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 7.6 क्या करना है आपको, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ विशेष क्षेत्रीय पौधे या जंतु पाए जाते हैं, उसकी आपको सूची। वन्य प्राणी अभयारण्य। शीघ्र ही पहली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। फिर माधव जी ने उन बच्चों को बताया कि अभयारण्य वो स्थान है जहां प्राणियों और जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। यानी वन्य प्राणी अभयारण्य में आप किसी भी प्राणी का शिकार, उसको मार सकते नहीं हैं। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर दिया है कि कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु, मतलब संकट उन पर आया हुआ है, वो धीरे धीरे इस धरती से विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसमें से काला हिरन, श्वेत आँखों वाला हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गैंडा, ये हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित और संरक्षित है। परंतु भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन और बड़ी नदियों के डेल्टा और झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड में ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये संकटापन्न वन्य जंतु हैं हमारे देश के। बच्चों, ये अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग इनका शिकार करते हैं, उनका अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर भ्रमण की याद ताज़ा करने को कहा जाता है, तो उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वहाँ क्षेत्र है जहाँ हम प्राणियों को संरक्षित कर सकते हैं। जैसे चिड़ियाघर है, उसी तरह से
वह प्राणी उद्यान भी वो ऐसे क्षेत्र है जहाँ वो रह सकते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 7.7 निकट के चिड़ियाघर का भ्रमण कीजिए। वहाँ के प्राणियों को किन किन परिस्थितियों में रखा गया है उसका आप अवलोकन कीजिए। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त हैं? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा अधिक कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? यानी जो हम जंतुओं को चिड़ियाघर में पाल के रखे हुए हैं और क्या वो वहाँ पर अच्छे हैं? कृत्रिम आवास में वो सुरक्षित प्राकृतिक आवास की अपेक्षा सुरक्षित महसूस करते हैं? तो बच्चों ये आपको सोचना है कि क्या चिड़ियाघर में अधिक आराम से रहते हैं या प्राकृतिक आवास में। जो जीव जंतु है चिड़ियाघर में क्या उन्हें अच्छे से मिलता है रहने का, या वो सहज महसूस करते हैं, या प्राकृतिक रूप में खुले जंगलों में रहना, भ्रमण करना। ठीक है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जब बच्चे टहल रहे थे तो वहाँ पर सड़क के किनारे लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहाँ जाने के लिए उत्सुक थे। तो माधव जी ने बताया कि ये विशाल आरक्षित क्षेत्र है और पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और यहाँ पर वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक इस वन में मिलती है। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान वे हैं जो विशाल आरक्षित क्षेत्र में और पर्यावरण के संपूर्ण भाग में हैं, इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यहाँ पर वनस्पतियाँ, प्राणी, प्राकृतिक दृश्य वाली चीज़ें जैसे पहाड़, नदी, झरने, ऐतिहासिक वस्तुएं इसी राष्ट्रीय उद्यान में हम देख सकते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय आरक्षित वन यही है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है, यानी वहाँ पर लोग भी शरण लेते हैं। और इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्राग ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में यहाँ पर प्रमाण मिले कि यहाँ पर आवास भी है, जिसमें हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में चर्चा पता चलता है कि भाई हाँ यहाँ पर रहे। चट्टानों के इन मानव आवासों को कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु और मनुष्य को इन आकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया। मतलब वहाँ पर चित्र बनाया गया है जिसमें ऐसा देखने को मिलता है कि वे खेल रहे, लड़ रहे, नृत्य कर रहे, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, ऐसा। अब जैसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो माधव जी उन्हें बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है, और इस परियोजना का उद्देश्य है कि अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना, मतलब बाघ को अधिक से अधिक प्रोग्रेस हो। तो आप देख सकते हैं ये बाघ है, जंगली भैंसा, बारहसिंगा। ठीक है। पहली के देखिए, क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। तो अपने चित्र में मैंने बता दिया आपको कि बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन सतपुड़ा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनकी संख्या अभी भी बनी हुई है। अतः ये संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण है कि हर जगह तो नष्ट हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर बने हुए हैं। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे और बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे, लेकिन वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, उसे संकटापन्न जंतु कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं? जिनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, जिनमें से ये सभी है। बूझो तो जाने। बूझो को डायनासोर के विषय में याद दिलाया जो लाखों वर्ष पहले थे और आज विलुप्त हो चुके हैं। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व में खतरा पैदा हो जाता है। यानी जहाँ पर कोई जीव जंतु रहते हैं, अगर उनमें कुछ उनके आवास पर कुछ व्यवधान हो तो उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो प्रोफेसर ने कहा कि पौधे और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से
राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लिए गए। मानव गतिविधियाँ जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे की लकड़ी, औषधि पौधे एकत्र करना स्वीकार नहीं है। मतलब ये जो सारी एक्टिविटी है, अगर मनुष्य करेगा तो उसके लिए उसे सजा होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मना है। माधव जी ने पहली को बताया कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक होती है। तो उन्होंने कहा कि अक्सर हम देखते हैं कि सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं लोग, और पारितंत्र में इनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं। ये जो हमारा पूरा जीव चक्र है उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि ये हर एक प्राणी एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, अगर हम एक प्राणी को मारेंगे तो दूसरा प्राणी की संख्या अधिक हो जाएगी, तो उसका उत्पाद हो जाएगा। एक को मारेंगे तो दूसरे का उत्पाद हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इनका पर्यावरण का संतुलन बना रहे ये ज़रूरी है। ठीक है, इनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को हम अनदेखा नहीं कर सकते। वे हमारे आहार, जल और आहार श्रृंखला के बारे में भी महत्वपूर्ण है। आपने कक्षा 7 में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी, जैसे कि सबसे पहले है पौधे को हिरन खाता है, बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, बकरी को भेड़िया खाता है, भेड़िए को शेर खाता है। तो ये एक तंत्र है। और अगर किसी भी एक क्षेत्र में कोई भी सिस्टम से अगर इनमें से कोई एक प्राणी खत्म हो गया तो फिर कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा और हमारे पर्यावरण के लिए भी होगा। ठीक है, तो पर्यावरण में इनका संतुलन बनाए रखना जरूरी है। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी और सूक्ष्मजीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब पारितंत्र क्या है? तो किसी भी क्षेत्र के पौधे, प्राणी और सूक्ष्मजीव के जो ये घटक हैं जैसे जलवायु, मिट्टी, भोजन, नदी, डेल्टा इत्यादि, इसी को पारितंत्र कहते हैं और ये उसका है। 7.9 रेड डेटा पुस्तक। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि रेड डाटा पुस्तक के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि रेड डाटा पुस्तक जो है वो पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी हमारे देश में जो भी जितने भी जीव जंतु संकट वाले हैं उनके बारे में रिकॉर्ड रखा गया है। पौधे और जंतु अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी बच्चों अगर आपको लेना है तो www.wil.government.in/envis Primitives पेज 102 HTM-new और इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो प्लांट्स एसटीपी प्राप्त करते हैं। प्रवास की बात करें, माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वहाँ तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे और माधव जी बताए कि ये प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों में उड़कर यहाँ आते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर यहाँ पर आते हैं। वो यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वो स्थान उनके जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं उसे प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो प्रवासी पक्षी ऐसे होते हैं जो लंबे समय से दूर से आते हैं और अपना वहाँ पर रहकर वो करते हैं। अब एक कागज का पुनः चक्रण। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान उन्मूलन के लिए एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वो बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। मतलब 1 टन कागज तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें 17 वृक्षों को काटना पड़ेगा। यानी हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद ये भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। तो इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे
वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल और ऊर्जा की बचत को भी हम बचा सकते हैं। तो हमें बच्चों कागज़ की बचत करनी चाहिए, ठीक है, और इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। और अब है पुनर्वनोरोपण। आप जानते हैं कि प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्रोपण है, यानी जो वनों का ख़त्म होना है तो हमें पुनः नए पौधे लगाने चाहिए। पुनर्रोपण को काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना चाहिए। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज़ के होते हैं जो वन में पाए जाते हैं, और हमें कम से कम उतने ही वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है यदि हम वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दें, यानी वनोन्मूलित क्षेत्र को हम बिना बाधा रहित छोड़ दें तो ये संभव है कि वहाँ पुनः से पौधे उगते चले आ सकते हैं। प्राकृतिक पुनर्रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है बच्चों, तो अधिक वृक्षारोपण को एक ही मात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है, यानी भारत में वनों के संरक्षण पर भी नियम बना है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक वनों का परिरक्षण हो और संरक्षण हो, साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो। कुछ समय विश्राम करने के बाद माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि उस समय सूर्यास्त के बाद वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने उस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। तो ये थी बच्चों हमारी चैप्टर 7 पौधे और जंतुओं का। इसमें आपने देखा कि वनोन्मूलन और उसका कारण, फिर वनोन्मूलन के परिणाम, फिर आपने इसमें ये भी सीखा कि वन और प्राणियों का हमें संरक्षण करना चाहिए, फिर आपने इसमें सीखा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, फिर आपने सीखा इसमें ये पेड़ पौधे और जंतुओं का हमें कैसे आरक्षण करना चाहिए, फिर इसमें आपने सीखा विशेष क्षेत्रीय प्रजाति पौधे सीखा, फिर आपने इसमें सीखा वन प्राणी अभयारण्य क्या है, फिर आपने इसमें संकटापन्न जंतुओं के बारे में भी जानकारी ली, फिर आपने इस पाठ में रेड डाटा पुस्तक के बारे में जानकारी ली, साथ ही साथ आपने प्रवास, पुनर्रोपण और कागज का पुनर्चक्रण भी इसमें पढ़ा। अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।